मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ। अधिवेशन के ठीक पूर्व गांधी को नौजवान भारत सभा के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नौजवान भारत सभा के सदस्य काकोरी षड्यंत्र केस में कथित रूप से अभियुक्त शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की फांसी से अत्यंत क्षुब्ध थे। 23 मार्च 1931 को उन्होंने कराची रेलवे स्टेशन पर गांधी के विरुद्ध एक विराट प्रदर्शन का आयोजन किया। कराची अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौते पर अपनी मुहर लगा दी। पूर्ण स्वराज के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई गई। अधिवेशन में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने हेतु गांधी का चयन किया गया। कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित पारित प्रस्तावों के लिए भी जाना जाता है। प्रस्तावों में नागरिक स्वतंत्रता एवं विधिक समानता के साथ ही सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षा, बाल श्रम की समाप्ति, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, लगान एवं भू राजस्व में कमी एवं कृषक मजदूरों की सुरक्षा आदि की बात भी की गई। पारित प्रस्तावों में प्रमुख उद्योगों, खानों एवं परिवहन पर राज्य के स्वामित्व एवं नियंत्रण की बात भी की गई। यही कारण है कि कामा मैकलीन अपनी पुस्तक ए रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंटर वॉर इंडिया में कहते हैं कि कराची प्रस्ताव अपने समाजवादी प्रावधानों के लिए ख्यात है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि कराची प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर वामपंथियों को संतुष्ट करने हेतु पारित किया गया था। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी को निराशा हाथ लगी। इसीलिए दिसंबर 1931 में भारत लौटने के पश्चात उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। मैंने पूर्व के अपने एक वीडियो में बताया है कि किन परिस्थितियों में गांधी ने दांडी मार्च से प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, पर यह असफल रहा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग को अस्वीकार कर दिया। भारत वापसी पर गांधी ने अनुभव किया कि सरकार ने दमन का एक नया चक्र शुरू कर दिया है। गफ्फार खां एवं जवाहरलाल नेहरू सहित कई नेताओं को सरकार ने जेल में बंद कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बैठक, प्रदर्शन एवं बहिष्कार के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। आपातकाल जैसी एक स्थिति बन गई थी। 1930 एवं 1932 के मध्य लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन को शांति सम्मेलन भी कहा जाता है, जिनका आयोजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने हेतु किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 एवं जनवरी 1931 के मध्य हुआ, उसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी एवं सरोजिनी नायडू ने सिर्फ एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि अंबेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू आदि नेताओं ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते के तहत भाग लिया था। उन्होंने इस समझौते द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारत एवं भारतीयों के लिए कुछ रियायतों के बदले सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। पर लॉर्ड इरविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी इरविन समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसने अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर भीषण एवं क्रूरतापूर्ण दमनात्मक कार्रवाइयां शुरू कर दी। उसने नागरिक स्वतंत्रता का एक प्रकार से गला घोंट दिया। उसने भारत सचिव सैमुअल होयर को लिखे एक पत्र में स्वयं स्वीकार किया, he felt he was becoming a sort of Mussolini in India। इधर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ हो गया था और उधर लंदन में सांप्रदायिक मुद्दे को और अधिक उलझा देने का प्रयास चल रहा था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की रूपरेखा तैयार की गई। प्रधानमंत्री के नाम पर इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत डिप्रेस्ड क्लासेस अथवा दलितों एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान सर्वप्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए किया गया था। बाद में 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। 1932 का सांप्रदायिक अधिनिर्णय एक अत्यंत ही विवादास्पद निर्णय था। लोगों का मत था कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदू समाज में विभाजन पैदा करने के उद्देश्य से लाया गया एक निर्णय था। गांधी भयग्रस्त थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान से हिंदू समाज विखंडित हो जाएगा। पर अंबेडकर सहित अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ लोग सांप्रदायिक अधिनिर्णय का समर्थन कर रहे थे। स्वयं अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात से उपजे विवाद का अंत पूना स्थित येरवदा सेंट्रल जेल में गांधी एवं अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को एक समझौते से हुआ। इसे पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता पर स्वयं अंबेडकर एवं गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों के साथ एक संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय द्वारा विधायिका में दलितों को जितनी सीटें दी गई थीं, उनसे कहीं अधिक सीटें उन्हें पूना समझौता द्वारा दी गईं। बाद में पूना समझौता के आलोक में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय को संशोधित कर लिया गया। 1932 ईस्वी के उत्तरार्ध में सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर पड़ गया। आंदोलन में किसानों एवं शहरी बुर्जुआ की भागीदारी काफी कम हो गई।
कांग्रेस नेतृत्व भी जन आंदोलन से दूर रहने की सोच रहा था। स्वयं गांधी आंदोलन को एक सम्मानजनक तरीके से वापस लिए जाने के विषय में विचार कर रहे थे। फिलहाल वह 1922 की तरह एक बार फिर रचनात्मक ग्रामीण कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे थे। जेल से रिहा होने के पूर्व सितंबर 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा धीरे धीरे स्वतः पृष्ठभूमि में चला गया और अप्रैल 1934 में औपचारिक रूप से इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। थैंक यू वेरी मच।